यह कहानी पेरिस के सड़कों से शुरू होती है, जहां एक आदमी आधी रात को एक मैनहोल से बाहर निकलता है और टैक्सी की तलाश करने लगता है। वह एक खाली टैक्सी की ओर दौड़ता है, इस बात से अनजान की उसकी हलचल जमीन के नीचे किसी चीज का ध्यान खींच रही है। टैक्सी ड्राइवर उसकी मदद करने की कोशिश करता है जब वह रास्ते में गिर जाता है, लेकिन तब हार मान लेता है जब देखता है कि कोई चीज उस आदमी को जमीन के नीचे खींच रही है। इसके बाद हम मिलते हैं 3 अमेरिकन से, एंडी, ब्रैड और क्रिस, जो यूरोप की यात्रा पर है। ये तीनों बहुत साहसी हैं और हर जोखिम भरी चुनौती के लिए अंक कमाते हैं। जब एक फ्रेंच लड़की उनके पास से गुजरती है तो क्रिस एंडी को उसका नंबर मांगने की चुनौती देता है, लेकिन एंडी कहता है कि वह लड़की उसकी टाइप की नहीं है। यह सुनकर बाकी दोनों जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि उसने अब तक किसी से फ्लर्ट नहीं किया। माहौल बदलने के लिए एंडी कहता है कि वह उन्हें इतनी साहसी चुनौती दिखाएगा कि वह जल उठेंगे। पेरिस में वे सीधे आईफिल टावर के सबसे ऊपर पहुंचते हैं और एंडी एक छोटी नोटबुक में कई गणनाएं करने लगता है। जब वह अपने बैग से एक लंबी रस्सी निकालता है तो उसके दोस्त चिंतित हो जाते हैं और ब्रैड ट्रेन में किए गए मजाकों के लिए माफी मांगता है, यह कहते हुए कि एंडी को खुद को साबित करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तभी उन्हें कोई प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर आता दिखता है और वे जल्दी से छिप जाते हैं। वहाँ एक खूबसूरत युवती आती है जो एक नोट को अपने कपड़ों में छुपाती है और रोते हुए कूदने की तैयारी करती है। एंडी छिपने से बाहर आता है उसे रोकने के लिए, लेकिन युवती कूद जाती है और एंडी भी उसके पीछे छलांग लगा देता है, यह विश्वास करते हुए कि उसने पहले ही अपने पैरों में रस्सी बांध ली है। उसके दोस्त रस्सी का दूसरा हिस्सा पकड़ते हैं और एंडी युवती के पैरों को पकड़ लेता है। अंत में उसके हाथ में केवल युवती का जूता आता है, लेकिन वे जमीन के इतने पास होते हैं कि उसे कोई चोट नहीं लगती। वापसी के दौरान एंडी का सिर एक बीम से टकराता है और वह अगली सुबह अस्पताल में होश में आता है। ब्रैड अब भी उस रहस्यमय लड़की का जूता रखे हुए है और एंडी अपने दोस्तों से नोट ढूंढने और यह पता लगाने में मदद मांगता है कि वह लड़की कौन थी। इस खोजबीन में फ्रेंच लोगों के बीच कई गलतफहमियां होती है जो इन पर्यटकों के व्यवहार से नाराज होते हैं, सिवाय एक महिला के जो उन्हें भिखारी समझकर एक सिक्का फेंक देती है। अस्पताल में एंडी अपनी आंख पर यकीन नहीं कर पाता जब वह उस लड़की को नर्स की यूनिफॉर्म में हॉलवे में चलते हुए देखता है। वह उसके पीछे दौड़ता है और जब वह कहता है कि वह उसका जूता लौटाने आया है तो लड़की मुस्कुरा देती है। तभी एक डॉक्टर एक दरवाजा जोर से खोलता है और पहले से घायल एंडी को फिर से गिरा देता है। लड़की फिर से भाग जाती है और डॉक्टर भी उसके बारे में पूछता है, यह कहते हुए कि उसने उसका दिल चुरा लिया है। एंडी यह बात मजाक में लेता है और कहता है कि वह इस एहसास को समझता है, यह जाने बिना कि डॉक्टर सचमुच अपने हार्ट की बात कर रहा था। तभी उसके दोस्त आते हैं एक खुशखबरी लेकर। उन्होंने वह नोट ढूंढ लिया है और पता चला है कि लड़की का नाम सेरेफिन पिगोट है। जैसे ही एंडी ठीक होता है वह हिम्मत करके उसके घर जाता है और घंटी बजाता है। वह नर्स की वेशभूषा में ही दरवाजा खोलती है और एंडी उसके खून से सने हुए हाथों को नोटिस करता है। वह जूता वापस लेती है, जल्दी से धन्यवाद कहती है और दरवाजा बंद कर देती है, यह कहते हुए कि उन्हें वहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्रिस और ब्रैड पहले ही जा रहे होते हैं, लेकिन एंडी को डर होता है कि वह फिर से खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है। वह पागलों की तरह घंटी बजाने लगता है। सेरेफिन दरवाजा खोलती है, उससे जाने की गुहार करती है और अगली मुलाकात का समय तय करने के लिए मान जाती है। तय समय पर सेरेफिन साइकिल पर आती है, जबकि एंडी और उसके दोस्त अब भी अपने लुक को ठीक कर रहे होते हैं और उसे पटाने के आखिरी टिप्स दे रहे होते हैं। एंडी और सेरेफिन एक कैफे में जाते हैं, लेकिन सब कुछ गलत होने लगता है क्योंकि एंडी बहुत बेढंगा व्यवहार करता है और सेरेफिन को शक होता है कि वह इस मुलाकात से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रहा है। जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है तो एंडी खुलकर कहता है कि वह इतना नर्वस इसलिए है क्योंकि वह सेरेफिन को पसंद करता है। वह यह भी कहता है कि उसे उसकी सुरक्षा की चिंता है और वह उस रात उसकी उदास आंखों को भूल नहीं पाया। यह सुनकर सेरेफिन का दिल थोड़ा पसीजता है और वह मानती है कि जब एंडी ने बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए छलांग लगाई थी तो वह बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन फिर वह रहस्यमय लहजे में बोलती है कि कोई उसकी वास्तव में मदद नहीं कर सकता। तभी कैफे में एक और ग्राहक एंडी से झगड़ने लगता है और उसके दोस्तों पर भी ताना मारता है जो पास की मेज पर छिपने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। सेरेफिन उस गुंडे से रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह एंडी को सिर मारकर गिरा देता है। मजबूर होकर वह एंडी को बचाने के लिए पलटवार करती है। वह उस आदमी को इतने जोर से धक्का देती है कि वह कैफे हॉल के दूसरे छोर पर गिर जाता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सेरेफिन समझ जाती है कि उसने अपनी ताकत जरूरत से ज्यादा दिखा दी है। घबराकर वह कैफे से बाहर भाग जाती है, लेकिन एंडी उसके पीछे जाता है। सेरेफिन रुक जाती है और कहती है कि उसे अब उसकी तलाश बंद कर देनी चाहिए, यह उसके भले के लिए
है एंडी का दिल टूट जाता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि यह तो बस एक चाल है ताकि वह और ज्यादा दिलचस्पी ले। एंडी को यकीन नहीं होता और वह अब भी उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित रहता है, खासकर क्योंकि सेरेफिन ने यह भी बताया था कि वह अनाथ है और अपने माता पिता की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। फिर वे तीनों फिर से सेरेफिन के घर जाने का फैसला करते हैं। इस बार दरवाजा एक व्यक्ति खोलता है जिसका नाम क्लॉड है। वह कहता है कि सेरेफिन घर नहीं है, लेकिन यह दावा करता है कि वह अमेरिकन से बहुत प्यार करता है और उन्हें अंदर आने का न्योता देता है। एंडी इस न्योते को ठुकरा देता है और क्लॉड से उसके सेरेफिन से रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर वह बस इतना कहता है कि वह उसकी देखभाल करता है। क्लॉड उन्हें पार्टी का फ्लैट देता है जो क्लब डलून में हो रही होती है और कहता है कि सेरेफिन वहां आएगी। एंडी इस प्रलोभन से खुद को रोक नहीं पाता और अपने दोस्तों को क्लब खींच लेता है। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि क्लब का बाउंसर किसी भी साधारण से व्यक्ति को अंदर जाने दे रहा है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वह अमेरिकन है, वह उन्हें रोक देता है। तभी एंडी कहता है कि वह क्लॉड द्वारा आमंत्रित है, तब जाकर उन्हें प्रवेश मिलता है। अंदर का माहौल बहुत अजीब होता है। वहाँ मुश्किल से कोई महिला होती है और सेरेफिन तो बिल्कुल नहीं। क्रिस स्वेच्छा से फिर से उसके घर जाने का निर्णय लेता है ताकि एंडी और ब्रैड क्लब में उसका इंतजार कर सके। जब वह दरवाजा खटखटाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन घर के एक और हिस्से से आती रोशनी उसकी नजर खींचती है। वह जांच करने का फैसला करता है। चौंकाने वाली बात ये होती है कि क्रिस देखता है कि सेरेफिन एक पिंजरे में बंद है। वह तुरंत खिड़की तोड़कर बेसमेंट में प्रवेश करता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन बंद होने के बावजूद सेरेफिन बार बार कहती है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है और क्रिस को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जब तक कि वह ये नहीं सुनती कि एंडी पार्टी में है। जब क्रिस उसे क्लॉड द्वारा दिया गया फ्लैट दिखाता है, तब सेरेफिन का मन बदल जाता है और वह कहती है कि एंडी बहुत बड़े खतरे में है। इसी वजह से जब वह क्रिस को दीवार पर लटकी पिंजरे की चाबी लाने को कहती है तो क्रिस मना कर देता है, यह कहते हुए कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। यह समझते हुए कि वह क्रिस को अच्छे से समझाकर नहीं मना सकती, सेरेफिन उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देती है ताकि वह बीच में न आए। कुछ मिनटों बाद क्रिस की आंख खुलती है और वह खुद को उसी पिंजरे में बंद पाता है। चाबी अब फिर से दीवार पर टंगी होती है, उसकी पहुंच से बहुत दूर। बेसमेंट पूरी तरह खाली होता है, बस एक पर्दे के पीछे का हिस्सा छोड़कर, जहाँ से मेडिकल उपकरणों की आवाजें आ रही होती है। क्रिस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उधर जब सेरेफिन क्लब पहुँचती है तो बाउंसर उसे देखकर थोड़ा डर जाता है और उसे अंदर जाने देता है, भले ही क्लॉड की अनुमति न हो। अंदर जाकर वह एंडी को पकड़ती है और चेतावनी देती है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। तभी एक आदमी जैक उनका रास्ता रोकता है, लेकिन सेरेफिन कहती है कि एंडी उसका है और उसे एक सुरंग जैसी गैलरी के रास्ते ले जाती है। क्लॉड जैक को डांटता है और फिर जोड़े के पीछे जाता है, ये जाने बिना कि ब्रैड भी चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। पिंजरे में क्रिस अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वह अपने कपड़े से एक तरह का इम्प्रोवाइज ट्रेडमिल बनाता है और जूते की मदद से चाबी को उस पर गिरा देता है। फिर वह उसे अपनी ओर खींचना शुरू करता है। उधर सेरेफिन और एंडी क्लॉड से भागते रहते हैं और आखिर में एक दीवार तक पहुंचते हैं जिसमें एक डरावना सा सुराख होता है। एंडी को उसमें अकेले जाना होता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है उसे उसकी पीठ पर नाखूनों की जगह पंजों जैसा कुछ महसूस होता है। सेरेफिन घबरा जाती है और उसे धक्का देकर सुराख के अंदर भेज देती है, चिल्लाकर कहती है कि वह वहाँ से भाग जाए। एंडी अभी भी यही सोच रहा होता है कि असली खतरा क्लॉड है, इसलिए वह हिचकिचाता है कि सेरेफिन को पीछे छोड़ दे, लेकिन जब उसकी आवाज बदलने लगती है और वह ईंटें फेंककर उसे भगाने लगती है, तब जाकर वह दौड़ता है। क्लब में क्लॉड के दोस्त भी धीरे धीरे रूप बदलते दिखते हैं। अब वह पहले जैसे इंसान नहीं लगते, बल्कि अधिक जानवर जैसे हो जाते हैं। जैसे ही पूरे चांद की रोशनी सेरेफिन के चेहरे पर पड़ती है, सच्चाई सामने आती है। सेरेफिन और उसके साथी सभी वेयरवुल्फ हैं। रूपांतरण के बाद सेरेफिन भी उसी सुराख के अंदर जाती है। ब्रेड जो उसके पीछे आ रहा होता है उसे देख नहीं पाता, क्योंकि वह ठीक उसी समय आता है। इस बीच बाकी वेयरवुल्फ क्लब में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जहां पहले से फंसे हुए कई मासूम लोग शिकार बन जाते हैं, जैसे कि तीनों अमेरिकन लड़के भी। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड पहले ही बाहर से दरवाजा बंद कर चुका होता है और नकली एग्जिट साइन भी हटा चुका होता है। अब आजाद हुआ क्रिस बेसमेंट में किसी के कहराने की आवाज सुनता है और मदद के लिए अंदर झांकता है। पर्दा हटाकर वह देखता है कि एक डरावना वेयरवुल्फ जिसके पैर नहीं है, एक स्ट्रेचर पर पड़ा है, लेकिन वह फिर भी क्रिस को पकड़ने की कोशिश करता है। वो इतना ताकतवर होता है कि बेड और सभी मेडिकल उपकरणों को खींचते हुए आगे बढ़ता है। क्रिस एक चम्मच की मदद से पास का दरवाजा खोलता है, लेकिन वह दरवाजा एक कबर्ड की ओर खुलता है। अब चूंकि वह राक्षस बहुत पास आ चुका होता है, क्रिस एक उल्टे पड़े बेड के
ऊपर से छलांग मारकर खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है। उधर ब्रेड की भी सुरंगों में एक भयानक मुठभेड़ होती है जहाँ उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। पहले वह हैरान होता है, लेकिन जब तक उसे पता चलता है कि वह एक वेयरवुल्फ है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रेड उस हमले में नहीं बच पाता और उसका शव पानी की धारा में बह जाता है। अभी भी सुरंगों में भटका हुआ एंडी एक जानवर के आमने सामने आ जाता है और डर के मारे विपरीत दिशा में दौड़ पड़ता है। वह समय रहते एक लोहे का गेट बंद कर पाता है और जान बचती है। हालांकि वह दरिंदा इतना ताकतवर होता है कि पूरी लोहे की जाली को आसानी से तोड़ देता है। वो दरिंदा जल्द ही संभल जाता है और भागते समय एंडी की टांग पर काट लेता है। अगली सुबह एंडी सेरेफिन के घर में जागता है, लेकिन इस बार उसकी इंद्रियां असामान्य रूप से तेज होती है। क्रिस भी वहीं मौजूद होता है, लेकिन छिपकर आंगन से खिड़की के भीतर झांक रहा होता है, जहाँ सेरेफिन एक ब्लेंडर में कुछ अंग पीस रही होती है। वो खिड़की पर कंकड़ मारता है और एंडी का ध्यान आकर्षित करता है ताकि उसे सतर्क कर सके। लेकिन तभी सेरेफिन कमरे में पीने के लिए वो मिश्रण लेकर आती है। वह एंडी को समझाती है कि उसे वेयरवुल्फ ने काटा है और अब वह भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। एंडी पहले तो हंसता है, सोचता है कि ये मजाक है, लेकिन तभी उसे भयानक भ्रम और मति भ्रम होने लगते हैं। सेरेफिन बताती है कि यह संक्रमण के दौरान सामान्य है। हालत तब और बिगड़ जाती है जब उसकी माँ दिखाई देती है, जो असल में एक लाश होती है। यह देखकर डर के मारे एंडी खिड़की से कूदकर भाग जाता है, यह जाने बिना कि उसकी शारीरिक क्षमताएं पहले से कहीं अधिक बेहतर हो चुकी है। वह यह भी नहीं सुन पाता कि क्रिस उसे पुकार रहा है और उसी समय क्लॉड क्रिस को पकड़ लेता है। एंडी उस क्लब की जगह वापस लौटता है जहाँ अब पुलिस मौजूद होती है और वहाँ हर पीड़ित की अलग अलग बॉडी पार्ट्स पड़ी होती है। वह नदी से निकाले जा रहे ब्रेड के शव को पहचान कर चौंक जाता है। तभी उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर ल्यूक से होती है। पुलिस स्टेशन में वह जानता है कि सभी शवों से दिल निकाल लिए गए हैं, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इन रहस्यों के बीच एंडी को अपने शरीर में हो रहे बदलावों और भूख से भी जूझना पड़ता है। इसमें एक नई प्यास, महिलाओं की संगति की चाहत भी शामिल होती है, जो तब और तेज हो जाती है जब उसकी मुलाकात एमी फिंच से होती है। एमी, जो कि एक अमेरिकी टूरिस्ट है, एंडी के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन खाने की मेज पर उसके अजीब बर्ताव को देखकर हैरान होती है। एंडी सब कुछ नजरअंदाज करता है, यहाँ तक कि जब ब्रेड का भूत अचानक उसके सामने आता है तब भी। एंडी की प्रतिक्रिया इतनी अजीब होती है कि सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उसे पता नहीं होता कि एक जासूस उस पर निगाह रखे हुए है। वह बाथरूम में भागता है और वहीं ब्रेड के भूत से बात करता है। ब्रेड सेरेफिन की बातों को दोहराता है और बताता है कि अब वह एक ज़ॉम्बी है और जब तक वह वेयरवुल्फ मरेगा जिसने उसे मारा था, तब तक उसकी आत्मा धरती पर भटकती रहेगी। लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि एंडी को एमी से दूर रहना चाहिए और खुद को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि चांदनी रात पास है। लेकिन एंडी की जिद उसे रोकती नहीं। वह एमी को कब्रिस्तान की सैर पर ले जाता है। पीछे पीछे वही जासूस और उसका छोटा सा कुत्ता भी छिपते छिपते आते हैं। तभी एंडी को चांद के प्रभाव का एहसास होने लगता है और वह घबराकर एमी को एक कब्र पर बिठाकर खुद को ठंडा करने के लिए फाउंटेन में कूद पड़ता है। नाराज होकर एमी उसे ढूंढने लगती है और तभी वेयरवुल्फ में तब्दील हुआ एंडी पानी से निकलता है, उस पर हमला करने के लिए तैयार। एमी डरकर भागती है और परफ्यूम का इस्तेमाल करके खुद को छुपाती है एक बंद मकबरे में, लेकिन वह कुत्ते की परछाई को कुछ और समझकर बाहर आ जाती है और गलत समय पर छुपने की जगह छोड़ देती है। एंडी उस पर हमला करता है, फिर जासूस को भी मार डालता है, यहाँ तक कि उसका छोटा कुत्ता भी नहीं बचता। जब वह अगली सुबह पत्रकारों के कैमरों की फ्लैश के बीच होश में आता है, इंस्पेक्टर ल्यूक उसे गिरफ्तार कर लेता है। वह बताता है कि उसने ही उस जासूस को एंडी की निगरानी पर लगाया था और फिर उसे दिखाता है कि कल रात के पीड़ितों का क्या हुआ। जब एंडी को मॉर्गे में अकेला छोड़ दिया जाता है, एमी अपनी आंखें खोलती है और गुस्से में उस पर भड़ास निकालती है। थोड़ी देर में ब्रेड भी वहाँ आ जाता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। महिला अधिकारी आदेश देती है कि अमेरिकी लड़के एंडी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन तब तक एंडी वहाँ से भाग चुका होता है। वह ब्रेड और एमी के साथ सड़क पर होता है और अब अंततः उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सच है। ब्रेड बताता है कि इंसान बनने का एकमात्र तरीका यही है कि उस वेयरवुल्फ का दिल खाया जाए जिसने उसे बदल दिया था, और एंडी जानता है कि वो शायद सेरेफिन थी। तभी अचानक क्लॉड का गिरोह वहाँ प्रकट होता है और एंडी को जबरदस्ती एक पुराने गिरजाघर में घसीट ले जाते हैं। वे कैटाकॉम्ब्स में उतरते हैं जहाँ क्लॉड समझाता है कि उसका कबीला चुने हुए वेयरवुल्फ से बना है, जो एक श्रेष्ठ नस्ल की रचना कर रहे हैं। एंडी का बदला जाना एक दुर्घटना था, लेकिन अगर वे अपनी योग्यता साबित कर दे तो इस ताकतवर समूह का हिस्सा बन सकता है। क्लॉड उसे एक कक्ष में ले जाता है जहाँ क्रिस बंद है और एंडी से कहता है कि वह अपने दोस्त का दिल निकाल दे। जब एंडी इनकार करता है, क्लॉड चेतावनी
चेतावनी देता है कि इसकी कीमत उसे अपना दिल देकर चुकानी होगी, लेकिन एंडी अपने फैसले पर अडिग रहता है। अचानक वह क्लॉड पर हमला कर देता है, भरोसा करते हुए कि उसकी नई रिफ्लेक्शंस उसे बचा लेंगी, लेकिन क्लॉड के साथ के सभी लोग भी वेयरवुल्फ होते हैं। एंडी जल्दी ही खुद को घिरा पाता है, लेकिन तभी सेरेफिन की आवाज उसे पुकारती है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में सेरेफिन पेट्रोल छिड़कती जाती है। एक गुप्त सुरंग तक पहुँचने के बाद वह टॉर्च जमीन पर फेंक देती है, जिससे पूरी सुरंग में आग लग जाती है और फिर दोनों पानी में कूद जाते हैं। यह रास्ता सीधे उसके घर के तहखाने में जाकर खुलता है, जहाँ सेरेफिन देखती है कि पर्दे के पीछे कौन है। उसका नाम है टेरी, जो एक वैज्ञानिक और उसका सौतेला पिता है। कुछ समय पहले वह परिवार की बीमारी का इलाज ढूंढने के करीब था, लेकिन पहला परीक्षण विफल रहा और सेरेफिन वेयरवुल्फ बन गई। उसने अपनी माँ पर हमला कर दिया और फिर टेरी को भी, जो शिविर से भाग नहीं सका। जब सेरेफिन होश में आई तो अपराध बोध में डूबकर मीनार की छत पर जाकर आत्महत्या करने चली गई। वहीं उसकी मुलाकात एंडी से हुई थी। ज्यादा समय नहीं बीतता कि वेयरवुल्फ गैंग यह देखने आ जाती है कि फरार लोग वहीं छुपे हैं या नहीं। एंडी ऊपर भाग जाता है, जबकि सेरेफिन क्लॉड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। हालात अब और बिगड़ जाते हैं जब एमी फिर से प्रकट होती है, अब भी गुस्से में, और वेयरवुल्फ की मदद करने लगती है। उन्हें बताती है कि एंडी कहाँ छिपा है। सौभाग्य से उसका शरीर अब सड़ चुका है, इसलिए वह सीटी भी नहीं बजा पाती। गिरोह को एंडी तब दिखता है जब वह एक कार चुरा लेता है, लेकिन वह जल्द ही गाड़ी क्रैश कर देता है और एक डोमिनो इफेक्ट का कारण बनता है, जिससे कई ड्राइवर गुस्से में आ जाते हैं। अब दो समूहों द्वारा पीछा किया जा रहे एंडी को एक बस के पीछे लिफ्ट लेनी पड़ती है, जिससे वह वापस घर के तहखाने पहुंचता है। वहां वह सेरेफिन को तबाह हाल में पाता है, जो अपने सौतेले पिता को जिंदा करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन प्रयोगशाला पहले ही गिरोह द्वारा तबाह की जा चुकी होती है। बात यही नहीं रुकती, वे उस दवा को भी चुरा ले जाते हैं जो इंसान को तुरंत वेयरवुल्फ में बदल सकती है, और सिर्फ अगली पार्टी का एक पैम्पलेट छोड़ देते हैं। अब जब एंडी जानता है कि यह फिर से एक जाल है, तो वह पार्टी में छिपकर घुस जाता है और संगीत बंद कर देता है। सभी मेहमानों को सचेत करते हुए कहता है कि वह खतरे में है, लेकिन पार्टी में ल्यूक भी मौजूद होता है और एंडी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेरेफिन बाहर से सब कुछ देख रही होती है और उसे दिखता है कि बाउंसर पहले ही बाहर का रास्ता बंद कर चुका है। पुलिस भी तभी समझती है कि वे अंदर फंस गए हैं, ठीक उसी वक्त जब मेकओवर शो शुरू होता है। क्लॉड और उसके साथी मोनिक के भेष में मंच पर चढ़ते हैं और एक क्रॉस का पर्दाफाश करते हैं, जिस पर क्रिस बंधा होता है। यह देखकर एंडी एक पुलिस वाले की बंदूक छीनता है और गैंग पर गोली चला देता है, लेकिन जल्दी उसे काबू कर लिया जाता है। ल्यूक आदेश देता है कि सभी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन तभी झूठे साधु खुद को एक पदार्थ का इंजेक्शन देते हैं, जिससे वेयरवुल्फ में तुरंत रूपांतरण हो जाता है। हथकड़ियां भी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं होती, जब वे खुद को भीषण भेड़ियों के रूप में प्रकट करते हैं और सब पर अंधाधुंध हमला शुरू कर देते हैं। क्रॉस का बेस टूट जाता है, क्रिस गिरते हुए भीड़ में समा जाता है। इसी बीच सेरेफिन बाउंसर से खुद को आजाद कर लेती है और एक बुलडोजर से दरवाजा तोड़ देती है। पुलिस को जब मदद के लिए बुलाया जाता है तो कई पेट्रोल कारें मौके पर पहुंचती है महिला अधिकारी के साथ। यह दृश्य बहुत अजीब है, क्योंकि यह सब एक पुराने उजाड़ चर्च में हो रहा है और क्रिस अब भी क्रॉस से बंधा हुआ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। महिला अधिकारी पुलिस की अंधविश्वासी बातों से चिढ़ जाती है और सबको तुरंत अंदर जाने का आदेश देती है। एंडी को फिर से एक बंदूक मिलती है और वह एक वेयरवुल्फ को गोली मार देता है, जिससे सेरेफिन को पता चलता है कि क्लॉड भाग चुका है। कई दूसरे गिर चुके होते हैं और उन्हीं में एक ब्रेड का कातिल भी होता है, जो आखिरकार जाल से आजाद हो जाता है। पुलिस से भागते हुए एंडी और सेरेफिन कैटाकॉम्स में उतरते हैं और अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। ल्यूक का सामना एक वेयरवुल्फ से हो जाता है और वह डर के मारे भागता है, लेकिन गुप्त रास्ते से नीचे गिर जाता है। महिला अधिकारी इतनी किस्मत वाली नहीं होती, वह और उसका सहायक वेयरवुल्फ द्वारा खा लिए जाते हैं। उनकी चीखें सेरेफिन को चौकन्ना कर देती है और वह एक वेयरवुल्फ को मारने जाती है, लेकिन सबसे बुरे समय पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। इंसानी रूप में उसकी हार तय होती दिखती है, तभी उसे एक गिरे हुए साधु की सुई मिलती है। सेरेफिन उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करती है और वेयरवुल्फ बन जाती है। अब वह उस दूसरे वेयरवुल्फ से बराबरी में लड़ सकती है, लेकिन तभी एंडी वहाँ पहुँचता है और यह नहीं जानता कि वह सेरेफिन है। वह दोनों पर गोली चला देता है। दूसरा वेयरवुल्फ तुरंत मर जाता है, लेकिन सेरेफिन इंसानी रूप में लौट आती है और एंडी यह देखकर हैरान और दुखी हो जाता है। वह कहती है कि अब कोई चांस नहीं बचा, कम से कम उसकी पीड़ा कम कर दे, और उसे याद दिलाती है कि वह तभी मुक्त होगी जब एंडी उसका दिल खाएगा। उसी समय पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और एंडी उन्हें सेरेफिन को सौंप देता है, क्योंकि अब केवल क्लॉड बाकी है जिसे खत्म करना है। क्लॉड की तलाश में एंडी सबवे ट्रैक
ट्रैक पर फिसल कर गिर जाता है और सामने से ट्रेन आती दिख रही होती है। तभी क्लॉड भी उसकी तरफ आता है, लेकिन एंडी ठीक समय पर कूद जाता है और ट्रेन वेयरवुल्फ क्लॉड को टक्कर मार देती है। ट्रेन के यात्री चौंक जाते हैं और कंडक्टर कान से ट्रैक पर झांकता है, लेकिन तुरंत ही हमले का शिकार बनता है। वह वेयरवुल्फ अगले डिब्बे में घुस जाता है और सभी यात्री घबराकर चीखने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही ड्रग का असर खत्म हो जाता है। क्लॉड इंसानी रूप में लौट आता है और फिर से एक इंजेक्शन तैयार करने लगता है, लेकिन तभी एंडी खिड़की से आता है और उड़ती हुई किक से उसका इंजेक्शन गिरा देता है। दोनों में जोरदार फाइट होती है और एंडी क्लॉड के कंधे पर एक निशान देखता है, वही निशान उसने उस रात काटते समय छोड़ा था। एंडी को पता चलता है कि उसे सेरेफिन ने नहीं बल्कि क्लॉड ने काटा था। क्लॉड इंजेक्शन वापस उठाने की कोशिश में एंडी को चाकू मार देता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता। एंडी खुद वेयरवुल्फ में बदल जाता है, क्लॉड को जमीन पर गिरा देता है और उसका दिल खा जाता है। कई महीने बाद एंडी और सेरेफिन शादी करने वाले होते हैं, तभी क्रिस गलती से अंगूठी गिरा देता है और दोनों उसे पकड़ने के लिए कूद पड़ते हैं। अंत में हम देखते हैं कि वे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर है और एंडी हवा में ही सेरेफिन के अंगुली में अंगूठी पहनाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।